हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्सविल एंड दिस इज सुरभि। कल हमने बात की थी शिक्षण विधियों के बारे में, यानी कि पॉपुलर टीचिंग मेथड्स। इस टॉपिक पे हमने बात की थी जिसमें हमने 3 टॉपिक डिस्कस भी किए थे, इंडक्टिव, डिडक्टिव और एनालिसिस। आज हम बाकी 3 डिस्कस करेंगे क्योंकि पॉपुलर में वही 6 डिस्कस होते हैं। तो पहला है हमारा सिंथेसिस, यानी कि संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि या फिर मनोवैज्ञानिक विधि। मनोवैज्ञानिक विधि। आई होप आप सब लोगों ने कल के नोट्स तैयार किए होंगे और साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, है ना। इस बारे में जब हम बात करते हैं तो अगर आप लोगों ने कल का अगर आपने पढ़ा हो, आपने रिवाइज किया हो, तो आपने एनालिसिस मेथड हमने लास्ट में किया था और ये बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि एनालिसिस मेथड का उल्टा है। यह आपका विश्लेषण विधि का उल्टा है। विश्लेषण विधि में हम क्या करते थे, एक बिगर यूनिट यानी कि एक बड़े टॉपिक को हम छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर फिर समझते थे। यहां पर हम इसका उल्टा कर रहे हैं। और उल्टा क्या कर रहे हैं, हम इसमें जो करते हैं वो इसमें उल्टा करते हैं, यानी कि हम छोटे छोटे टॉपिक्स को समझते हैं और उनसे अपना बिगर कंसेप्ट तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जाते हैं स्मॉलर यूनिट्स टू बिगर कंसेप्ट। हिंदी वाले बच्चे भी लिख लेंगे, छोटी इकाइयों से संप्रत्यय की ओर, यानी कि कंसेप्ट्स की ओर। अब इसको समझते हैं पहले थोड़ा सा। देखो, इसका जो सबसे इजी एग्जाम्पल है वो क्या है, वो ये है कि जब आप डेली लाइफ में, अगर आप डेली लाइफ में सीखेंगे या समझेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैथ्स की भाषा में बात करूं तो ज्योमेट्री देख लीजिए खुद ही। पहले आप छोटी इकाइयों को पढ़ते हो, जैसे कि पेरीमीटर, परिमाप, या उससे भी पहले आप शेप्स पढ़ते हो। ठीक है, आप पहले देखते हो कौन सी शेप्स होती हैं, फिर आप उसका परिमाप निकालना सीखते हो, फिर आप उसका एरिया, क्षेत्रफल निकालना सीखते हो, फिर आप उसका वॉल्यूम निकालना सीखते हो। यानी कि पहले आप सिंगल डायमेंशनल में बात कर लेते हैं, फिर आप 2 डायमेंशनल में बात करते हैं, फिर आप 3 डायमेंशनल में चले जाते हैं। करते हैं ना ये काम। तो वो क्या है, ये बेसिकली छोटी इकाइयों से हम बड़े बड़े कंसेप्ट तैयार कर रहे हैं, है ना। तो इसमें पहला पॉइंट लिख लेंगे, स्मॉलर यूनिट्स टू बिगर कंसेप्ट, यानी कि छोटी इकाइयों से संप्रत्यय, बड़े संप्रत्यय की ओर। और क्या हमने पढ़ा था एनालिसिस वाले मेथड में, एक चीज हमने और पढ़ी थी कि यहां पर हम अननोन से नोन की तरफ जाते हैं। यानी कि ये छोटी छोटी इकाइयों को हम पढ़ते हैं और उसके बाद जो बड़ा कंसेप्ट हम तैयार करते हैं हम उस पर बात करते हैं। तो अननोन से नोन की तरफ, यानी कि अज्ञात से ज्ञात की ओर, है ना। तो ये मैंने कहा उल्टा है संश्लेषण विधि। तो यहां पर हम ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। इसका क्या मतलब है, वही बात कि छोटी इकाइयां, हमने जो चीज सीख ली, हम उसके बेस पे अपना नया कंसेप्ट डेवलप करते हैं, विकास करते हैं अपने नए संप्रत्ययों का, नई अवधारणाओं का। और वो कैसे होता है कि जो हमें ऑलरेडी ज्ञात है। ज्योमेट्री में आपको शेप्स के बारे में मालूम था, आपको हमने उसकी लाइंस के बारे में बता दिया था। हमने आपको बता दिया था कि अगर ये ट्रायंगल है तो उसकी एक साइड अगर 8 सेंटीमीटर है, एक 6 और एक 7 है, तो अगर हम इन सब का योग कर देंगे तो वो पेरीमीटर बन जाएगा, बताया था। ऐसे ही अगर हमने एक रेक्टेंगल के बारे में बात की थी तो हमने बताया था ये 8 और ये 6 होगा। तो अगर हमने आपको एक शेप के बारे में बता दिया,
फिर हमने कहा कि इसका परिमाप कैसे निकलेगा, हमने उसके बारे में बता दिया। तो छोटी छोटी बातें हमने आपको बताई और आपने उसमें बिगर कंसेप्ट अपने तैयार कर लिए। तो यही है आपकी संश्लेषण विधि। अब इसके स्टेप्स के बारे में जाने, इसके चरणों के बारे में जाने, तो वो कैसे हैं। स्टेप्स यानी कि चरण। तो चरणों में क्या होता है इस यहां पे, इसमें चरण क्या है, मतलब कि आप इसमें कैसे कैसे आप इसमें प्रॉब्लम्स क्या इसमें आप कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले तो आपको किसी भी प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम कह लो, प्रश्न कह लो, या आपका दैनिक जीवन में आप प्रॉब्लम कह लेंगे, मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप प्रश्न या क्वेश्चन कह लेंगे, तो उसका आपको बेस पता होना चाहिए। बेस मतलब आधार। अब इस बेस से क्या मतलब है, एक क्वेश्चन अगर मैंने आपको दिया, सपोज कीजिए मैंने आपसे यहां पे कहा ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है और इसका आपको, ये इसकी साइड है और इसका आपको एरिया निकालना है। तो इसका बेस क्या है, इसका बेस है कि ये ज्योमेट्री यानी कि रेखा गणित का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपको नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम यानी कि आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको अपनी प्रॉब्लम, आपको अपने प्रश्न का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आपको समझ तो आए एरिया होता क्या है। आपने समझ लिया चलो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ तो आए एरिया, क्षेत्रफल क्या है, क्या चीज कैसे निकलती है, तो वो आ गया। और उसके बाद आप कहीं जाके करते हैं सॉल्यूशन यानी कि उत्तर। उसके बाद आप देंगे उत्तर, और वो उत्तर कैसे, अगर आपको पता है एरिया कैसे निकलेगा तो आप आंसर दे देंगे। यही है आपके चरण, यही है आपके स्टेप्स। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, हर विधि की, मैंने आपसे कहा था कि हर विधि के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है कि नहीं। तो अगर हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो यार एक इसमें सबसे पहले तो उसके नाम में ही लिखा हुआ है मनोवैज्ञानिक मेथड, यानी कि ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है। इसमें बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है। जो भी चीज साइकोलॉजिकल होगी वो कहीं ना कहीं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में हेल्प करेगी, है ना। तो यहाँ पे ये मनोवैज्ञानिक मेथड है। आप इसके एडवांटेजेस में लिख सकते हैं। वैसे यूजुअली इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आते नहीं है क्वेश्चन पेपर में। आपके में पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे कि आपको एक केस दे दिया जाएगा कि एक टीचर ने पहले बच्चे को एक ये दे दिया, समझा दिया, किसी तरीके से एक शेप दे दी और उनसे इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा। तो इसमें टीचर कौन सा मेथड यूज कर रहा है, तो आपको बताना होगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि कौन सा मेथड इसमें यूज किया गया है, ठीक है ना। तो साइकोलॉजिकल मेथड है ये पहला, साइकोलॉजिकल मेथड यानी कि मनोवैज्ञानिक मेथड, मनोवैज्ञानिक विधि। दूसरा है कि इसमें टाइम बचता है। टाइम कैसे बचता है, अब ये कंसेप्ट आप पहले तैयार कर चुके हो ज्योमेट्री का, आप स्क्वायर के बारे में ये कंसेप्ट तैयार कर चुके हो कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो अब आपको एरिया का कंसेप्ट बताना है बस बच्चे को, है ना। तो टाइम बच जाता है, इसमें टाइम बचता है, साथ साथ ऊर्जा भी बचती है, टीचर की भी बचती है और बच्चों की भी बच जाती है, एनर्जी और टाइम सेव हो जाता है। और उसके बाद इसमें एक चीज और है कि ये जो हमारे वीकर स्टूडेंट्स होते हैं, जो थोड़े पढ़ाई में कमजोर होते हैं, उन बच्चों के लिए भी काफी मददगार होता है। ऐसा क्यों होता है यार, ये वाला कंसेप्ट है, ये आप छोटी क्लास में सीख के आए हो, ठीक है। आप टीचर अगर इसको इंट्रोड्यूस करेगा एरिया को तो एक बार फिर इसको रिवाइज जरूर कराएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में ना सही पर ऊपर ऊपर से रिवाइज जरूर कराएगा। तो वीकर जो बच्चे हैं हमारे, उनको थोड़ी हेल्प मिल जाती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में अगर हम बात करें, डिसएडवांटेजेस यानी कि दोष, उन पर बात करें तो उनका क्या है, ये रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है, यानी कि रटने की प्रवृत्ति को। कैसे, फिर वही एरिया का एक फॉर्मूला होगा जो आपको याद करना पड़ेगा।
अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में ऐसे नहीं करते फिरते कि अरे ये देखो ये अलमारी, ये तो स्क्वायर में है, क्या पता रेक्टेंगल में हो, इतना सा डिफरेंस हो, आपको पता ही ना चल रहा हो, आप इंची टेप लेकिन नापते तो नहीं फिरते। लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, तो इसलिए एक तो ये रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है। दूसरा, वीकर बच्चों के लिए तो मजेदार हो जाता है कि चलो ठीक है, उनको दोबारा रिवीजन करने का मौका मिल जाता है, लेकिन जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये थोड़ा वैसा हो जाता है, बोरियत वाला, कि उन्हें ऑलरेडी आता है, फिर से दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा ना बोर हो जाते हैं और उस वजह से वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये एक रीजन हो जाता है। तो यही इसके स्टेप्स आ गए। आपने ये मेथड समझ लिया क्या है, आपने इसके स्टेप्स समझ लिए और आपने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ लिए। साथ में आपने ये भी समझ लिया कौन से टॉपिक में किस तरीके से यूज हो सकता है। ठीक है, तो अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि 5वां टॉपिक है हमारा। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। आप लोग देख लीजिए अपने प्रीवियस लेक्चर्स खोलकर, हमने वहां पे इस बारे में बात कर रखी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स एक्चुअली कैसे होते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हम यहाँ पे एक्चुअली डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम क्या करते हैं एक्चुअली कि टीचर बच्चे को एक प्रॉब्लम में डाल देता है, एक सिचुएशन में डाल देता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना है, वही होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, तो जिसमें टीचर बच्चे को, अध्यापक बच्चे को एक प्रॉब्लम का क्या मतलब है, यहां पे ऐसा नहीं है कि कुएं में धक्का मार देगा बच्चे को, नहीं, इसका मतलब है उसके लिए एक सिचुएशन क्रिएट कर देगा। क्रिएट कैसे करेगा, जबरदस्ती बाजार ले जाकर खो नहीं देगा, क्रिएट करेगा कि उससे कहेगा कि ऐसा समझो, ऐसा हो रहा है। तो इन जब ऐसी सिचुएशन बच्चे के आगे आती है तो बच्चे को एक्चुअली पता नहीं होता कि उसे करना क्या है। उसका जो पूर्व ज्ञान है, जो पूर्व कॉन्सेप्ट्स है, जो उसने पहले से सीख रखा है, पूर्व प्रीवियस नॉलेज है और उसके जो कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी डेवलप्ड है, उन बारे में सिर्फ उन्हीं को यूज करके वो इस प्रॉब्लम से बाहर आने की कोशिश करेगा और टीचर उसे सिर्फ एक दूर से हेल्प करने की कोशिश करेगा। ठीक है, या उसे जज करेगा टीचर इसमें। तो यही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है कि बच्चे को एक प्रॉब्लम में डाल देते हैं, उसे पता नहीं होता कि इसका आंसर क्या है, वो ढूंढता है, वो खुद से ढूंढता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें बच्चा कहीं ना कहीं खुद करके सीखता है, खुद करके सीखता है ना। वो अलग अलग तरीके अपनाएगा, पहले वो एक कॉन्सेप्ट अपना। प्रॉब्लम का मतलब ऐसा भी नहीं है, ऑन पेपर भी प्रॉब्लम हो सकती है कि क्वेश्चन दे दिया, कोई नया क्वेश्चन दे दिया, अब एरिया बढ़ा दिया, आपको पेरीमीटर बढ़ा दिया और सडनली टीचर ने आज वॉल्यूम इंट्रोड्यूस किया और आपको पहला क्वेश्चन दे दिया कि आप इसका घन या वॉल्यूम जो भी है, सॉरी, इसका वॉल्यूम निकालिए। तो जब आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो बच्चे क्या समझेंगे कि वॉल्यूम में हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तीसरी चीज मल्टीप्लाई होगी। तो बच्चा कोशिश करेगा, अनुमान लगाएगा, और वही है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। वो 2-4 तरीके अपनाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, कभी तो सही आंसर आएगा, किसी का तो आएगा। तो वही है, इसमें तुक्का बिठाने वाली चीज कहला सकते हैं हम, लेकिन इसमें टीचर थोड़ी हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके स्टेप्स क्या है, ये तो समझ लिया कि इसमें होता क्या है। अब इसके स्टेप्स के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि चरण, उसमें क्या है, सबसे पहले तो बच्चे को फैक्ट्स और प्रॉब्लम के बीच में एक संबंध, जो रिलेशनशिप है, वो समझना होता है। तो तथ्य और समस्या का संबंध
सबसे पहले बच्चे को ये समझना पड़ेगा, फैक्ट्स और प्रॉब्लम के बीच का संबंध, रिलेशनशिप समझेगा। इसमें वही रिलेशनशिप कैसे समझेगा कि किस चीज का क्वेश्चन है वो जाने, उसको किस किस तरीके से सॉल्व वो कर सकता है वो जानने की कोशिश करे, ठीक है। उसके बाद वो प्रॉब्लम का विश्लेषण करेगा, यानी कि एनालिसिस करेगा। उसके बाद वो प्रॉब्लम का एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करेगा। विश्लेषण के बाद वो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, सॉल्व करेगा। सॉल्व करने का मतलब है कि एक बार कोई एक मेथड से कैलकुलेट करके देखेगा, फिर दूसरे मेथड से करेगा, फिर तीसरे मेथड से करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेगा। तो वो जो कैलकुलेशन होगी फिर उसको वो जांचेगा, मतलब एक बार आपने कोई आंसर निकाला फिर आप उसको एक बार रीचेक करते हो, अगर वो रीचेकिंग में भी सही आ गया तो आप उसका उत्तर कर देते हो, मतलब यानी कि कैलकुलेट करोगे पहले आप, फिर आप उसको एग्जामिन करोगे, जांचोगे उत्तर को, और जब वो जांच में भी सही निकलेगा तब आपका वो एक्सेप्ट होगा उत्तर, तब आप उस उत्तर को स्वीकृत करोगे, ठीक है। तो इसमें यही है आपके 5 पॉइंट्स, 5 अब इसके चरण, ठीक है। ये चरण क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा और उसमें देखोगे कि बच्चे ने ये किया, तो उसमें आप जान पाओगे कि उसने कौन सा मेथड यूज किया है। ये चरणों से तो पता चलेगा ना, ऐसा ही होगा कि चरणों से, जो आपने, अगर आपने चरण ही नहीं समझे तो आपको कैसे पता चलेगा बच्चा कौन सा मेथड यूज कर रहा है, ठीक है। क्योंकि सारे मेथड का हमारा, कितने भी हमारे जितने भी मेथड्स है, सबका एक ही लास्ट मोटो निकलता है कि या तो बच्चे को वो कंसेप्ट समझ में आ जाए और उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी क्वेश्चंस है, वो बच्चा सॉल्व कर पाए, इसी वजह से, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, यानी कि लाभ और दोष के बारे में। ये भी मेथड, सबसे पहले तो इसमें मैंने आपसे क्या कहा कि इस मेथड में बच्चा खुद करके सीख रहा है, तो ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव है हमारे करिकुलम का, उसको पूरी तरीके से ध्यान में लेके चल रहा है कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीख रहा है बच्चा, ठीक है। तो इस वजह से, एक तो इस वजह से बच्चे को ज्यादा एफर्ट्स जो बच्चा लगा रहा है उस वजह से वो करके सीख रहा है और उसके कंसेप्ट्स स्ट्रांगली बेस हो रहे हैं। अगर आप कोई भी काम खुद से सीख जाते हो, आप एक बार कोशिश करते हो, 2 बार कोशिश करते हो, जब आप तीसरी बारी में सफल हो जाते हो, तब वो क्या होता है, तब आपका वो कंसेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप उसको फिर कभी नहीं भूलते, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे बेहतर कोई और कर ही ना पाए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने खुद करके सीखा होता है, आपको किसी ने नहीं सिखाया होता। ओके, सो दूसरी चीज क्या है कि ये जो तरीका है इससे बच्चे की रियल लाइफ जुड़ती है, इससे कहीं ना कहीं बच्चे की रियल लाइफ से जुड़ती है। मतलब अगर बच्चे को एक मैथ्स में ऐसी आदत डल जाए कि वो एक समस्या को एक तरीके से सॉल्व नहीं कर पाया तो दूसरा तरीका अपनाएगा, तीसरा अपनाएगा, उसके पास जितना ज्ञान है वो सारा झोंक देगा, तो कहीं ना कहीं वो अपनी रियल लाइफ में भी यही करेगा कि जब उसके आगे कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो जितने तरीके उसके समझ में आएंगे वो सारे झोंक देगा। तो इससे क्या होगा, उसकी डेली लाइफ से जुड़ जाएगा, ये डेली लाइफ से रिलेट कर जाएगा, दैनिक जीवन से जुड़ जाएगा। तीसरी बात हो जाएगी कि ये तर्कशीलता और तर्कशील सोच को बढ़ावा देगा, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा। फिर वही बात कि एक तरीके से नहीं सॉल्व हुआ तो बच्चा सोचेगा इससे क्यों सॉल्व नहीं हुआ, अच्छा ये गलती थी, फिर दोबारा दूसरे तरीके को अपनाएगा, फिर उसमें भी सोचेगा अच्छा ये गलती थी। तो ये क्या है, ये तर्कशीलता को बढ़ावा दे रहा है, ये लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। और साथ में जब वही वाली बात जो मैंने कही, जब आप खुद करके सीखते हैं तब आपसे बेहतर वो चीज कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है, या आप सबसे बेहतर ना सही लेकिन जितने भी बेहतरीन लोग हैं उस काम को करने के लिए वो चीज आप कर सकते हैं, उनमें उनके साथ खड़े होंगे। तो वैसे ही यहां पर है कि बच्चे को अगर उसको पता होगा कि उसने खुद से करके सीखा है तो फिर क्या होगा, फिर उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास और सेल्फ डिपेंडेंस यानी कि खुद पर निर्भरता उसके अंदर ये वाले भाव उत्पन्न होंगे। तो यही सब है कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास।
ठीक है ना। तो ये सारे भाव इसमें उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फिर से इसमें क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि समय बहुत लगता है। समय बहुत लगता है कि एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार, कई तरीके अपनाए आपने, तो समय तो बहुत ज्यादा लगेगा ही। समय लगेगा तो आपका सिलेबस कवर नहीं होगा, आपका पाठ्यक्रम छूट जाएगा। तो एक ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या हुआ कि ये छोटी क्लासेस के लिए उपयुक्त मेथड या सूटेबल मेथड नहीं है। यार अब छोटे बच्चों को हर चीज में अगर खुद करके सीखने को कह दोगे तो उनके कंसेप्ट्स बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी सोच तो उतनी डेवलप ही नहीं हुई होती ना। अब आप बच्चे से कहो ये शेप है और एक ये शेप है, इसकी प्रॉपर्टीज बता दे, सेकेंड क्लास का बच्चा कुछ नहीं बता पाएगा, सिर्फ ये बताने की ये सर्कल है और ये ट्रायंगल है, क्योंकि उसने उतना ही रट रखा है। तो ये छोटे बच्चों के लिए ये छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, सूटेबल नहीं है। तो नॉट सुटेबल फॉर लोअर क्लासेस। ओके, यानी कि छोटी कक्षाओं के लिए ये उपयुक्त नहीं है। अब हम अपना तीसरा मेथड पे आ जाते हैं, एक्सप्लोरेटरी मेथड या डिस्कवरी मेथड या फिर कहेंगे अनुसंधान विधि। अनुसंधान विधि एक्सप्लोरेटरी या डिस्कवरी मेथड, यानी कि अनुसंधान विधि। एक्सप्लोरेटरी और डिस्कवरी से आप लोगों को काफी कुछ समझ में आ रहा होगा। पहले तो इसके जनक या इनके बारे में जान लेते हैं। ये जो मेथड है ये डिस्कवर किया था, ये किसने खोजा था? वो थे प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये इन्होंने खोजा था मेथड, और ये बहुत ही बढ़िया मेथड है। इससे ज्यादा बढ़िया मेथड शायद मैथ्स के लिए नहीं होगा, ऐसा इनका भी कहना है और ऐसा हमारे वैज्ञानिकों का भी कहना है। अब देखते हैं क्यों। अत्यंत प्रभावशाली, यानी कि वेरी मच इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव, अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत प्रभावशाली मेथड है ये। इसमें क्या है, इसमें टीचर, अध्यापक जो होगा, अध्यापक वो एक तरीके का मार्गदर्शक उसकी तरह काम करेगा और बच्चे को खुला छोड़ दिया जाएगा कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन टीचर बस इसका ध्यान रखेगा कि वो किसी गलत तरीके को ना अपनाए। मतलब जैसे साइंस में भी आप लोगों ने कितनी दफा लेबोरेटरीज में गए हो तो वहां पे बर्नर्स होते थे, एसिड्स होते थे, तो टीचर क्या कहते थे? वो कहते थे बेटा बस इसको इसमें मत मिलाना, कहीं आग ना लग जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन उसमें आपको करके सीखने का मौका मिलता था। ऐसी बहुत सारी चीजें मैथ्स में भी होती हैं, ठीक है ना। तो उसमें टीचर क्या है, वो आपको मार्गदर्शक की तरह रहेगा आपके साथ, कि वो आपको सिर्फ कहेगा तुम खुद सीखो, मैं वहां खड़ा हूं। अब इसमें आप खुद का भी एग्जाम्पल ले लो। जैसे जब आप लोग टीचर ट्रेनिंग पे गए थे या अभी गए होंगे या जब जाएंगे तब भी, वहां पे आप क्लास में जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपके भरोसे वो पूरी क्लास छोड़ के टीचर चला जाएगा बाहर, वो टीचर पीछे बैठ जाएगा, या फिर वो टीचर खुद भी शायद आपको भी जज करे। तो उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि वो मार्गदर्शक की तरह बैठता है टीचर वहां पे, कि अगर आप कोई गलती करोगे तो ऐसा नहीं टीचर बच्चों के सामने आपको डांट देगा, लेकिन वो आपको एक दो क्वेश्चन पूछेगा, एक दो तरीके से समझा के कहेगा जाओ, ऐसे ही होता है, सॉरी, ठीक है। तो वो मार्गदर्शक की तरह आपके सामने होगा टीचर। इसमें यह होता है, इसमें क्या है, वही वाली बात कि इसमें टीचर क्या करेगा,
बच्चों को मोटिवेट करेगा खुद से काम करने के लिए। मार्गदर्शन करने का मतलब क्या है कि टीचर खुद से आप लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करेगा। इसमें इसका भी वही सिद्धांत रहेगा। इसका सिद्धांत लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग यानी कि खुद करके सीखना। ठीक है, तो यही है आपके एक्सप्लोरेटरी मेथड यानी कि डिस्कवरी मेथड। इसका सच कोई वो नहीं है, इसके स्टेप्स नहीं है। स्टेप्स कैसे हो सकते हैं इसके, आप खुद सोचो। आपको भी नहीं पता ना कौन सा बच्चा कब कौन सा स्टेप इस्तेमाल करेगा, तो स्टेप्स नहीं है। हाँ, एक प्रॉब्लम है, उसमें आप बच्चे को प्रॉब्लम देने की भी जरूरत नहीं है। बच्चा खुद ही सीखेगा, खुद एक्सप्लोर करेगा नए नए तरीके, खुद से अपनी कोशिश करेगा और आंसर निकालेगा। बस वो टीचर को दिखाएगा कि हाँ ये जो उसका मेथड है ये किस हद तक सही है, उसमें कोई त्रुटि, उसमें कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, तो अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं। अरे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं। पहली बात तो फिर वही एडवांटेजेस यानी कि लाभ। लाभ क्या कह रहे हैं इसके हमें कि जब बच्चा खुद करके सीखेगा तो उसकी एक अच्छी ऐसा कंसेप्ट डेवलप होगा। तो वही लाभ है कि उसकी ये साइकोलॉजिकल मेथड भी है और इससे एक बहुत अच्छा सा बच्चे को समझ पैदा हो जाएगी, उसके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे क्योंकि वो खुद करके सीख रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, बच्चा रचनात्मक होगा यानी कि क्रिएटिव होगा। क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा, रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा। साथ में इसमें होमवर्क की कोई कमी नहीं रह जाती, होमवर्क फ्री यानी कि गृह कार्य मुक्त। जब बच्चा खुद ही सीख ही गया तो हम उसको क्या रिपीट करवाएंगे, हम उससे जबरदस्ती क्या काम करवाएं। सीख गया बच्चा, बात खत्म हो गई। हमारा मोटो क्या था, हमारा उद्देश्य क्या था कि हम बच्चे को सिखाएं, तो सिखा दिया हमने उसको। इसलिए गृह कार्य मुक्त रहेगा ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, और अगर इसमें कोई और लिखना चाहे तो बस ये कि इसके अंदर जब बच्चा खुद से सीख रहा है तो वो अपने तरीके से सीख रहा है। सब तरीके बच्चों के अलग अलग होंगे, तो इसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, जो व्यक्तिगत भिन्नता है बच्चे की, उसका ध्यान अपने आप ही रख लेगा बच्चा। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन कम समझ में आती है तो मैं 5 बार ऐड करके भी तो आंसर निकाल सकती हूँ ना। और किसी बच्चे को अगर ऐड करने में ज्यादा परेशानी हो रही है, वो मल्टीप्लिकेशन से इजीली काम कर लेता है, तो वो उस तरीके से अपना मेथड एक्सप्लोर कर लेगा। तो ये क्या है, ये व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है और कि यही दिखाता है कि इस मेथड में जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस पे भी वर्क कर जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता। तो ये थे इसके लाभ। हानि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है भाई, हर बच्चा अपने तरीके से काम करके आ रहा है, तो कौन कब करके आ रहा है, किसका मेथड कितना छोटा है, किसका कितना बड़ा मेथड है, हमें नहीं पता। किस बच्चे ने कितनी आसान विधि अपनाई है, किसी ने थोड़ी टेढ़ी विधि अपनाई है, किसी ने थोड़ी मुश्किल या लंबी विधि अपनाई है, हमें नहीं पता। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। फिर वही बात कि अगर 1 साल का सिलेबस हम 1.5-2 साल में कवर करवाएंगे तो कहीं ना कहीं वो मेथड हमें परेशान कर ही देगा। ठीक है, तो हर चीज के लिए मेथड यूज नहीं हो सकता। दूसरा वही डिसएडवांटेज या दोष होगा कि हर कंसेप्ट के लिए मेथड यूज नहीं हो सकता, ये कुछ कंसेप्ट्स के लिए ही मेथड यूज हो सकता है। ठीक है, तो नॉट सुटेबल फॉर एवरी कंसेप्ट, यानी कि हर संप्रत्यय के लिए ये उपयुक्त नहीं है। फिर वही बात, छोटी क्लासेस के लिए भी उपयुक्त नहीं है, यानी कि छोटी कक्षाओं के लिए भी उपयुक्त नहीं है, छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त है। ठीक है, और इसमें गलतियां करने की संभावना बढ़ जाती है। मैंने कहा हर बच्चे की अपनी अलग विधि होगी, हो सकता है
तो उस अलग विधि में कहीं ना कहीं गलतियां बढ़ जाएंगी। तो एक कहीं ना कहीं हो सकता है कि बच्चे ने गलत तरीके से सीख लिया हो, और अगर बच्चे के दिमाग में एक बार कोई कंसेप्ट बैठ जाता है ना, तो उसे ठीक करना, उसे करेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। तो इसमें एक चीज और है कि गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर वही गलती करने के चांसेस, गलती बढ़ जाएंगी, गलतियां बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके 6 मेथड्स थे जो इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा 2-4 और मेथड्स हैं, वो आप सुन लीजिए। जैसे कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होता है, हम एक बात को, जो हमें क्वेश्चन दे दिया, जैसे हमें ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आपको प्रूफ करना है √2 जो है वो इरैशनल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, इसे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने का क्या मतलब है कि हम पहले गलत को सही मान लेते हैं और फिर उस सही को गलत प्रूफ करते हैं। तो ये होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। या फिर एक तो ये मेथड हुआ, दूसरा हुआ फील्ड ट्रिप्स, यानी कि आपका जब टीचर आपको ट्रिप्स पे लेके जाता है, जब आपको घूमने के लिए लेके जाया जाता है और वहां जाके आपको ज्ञान दिया जाता है, तो उसे हम फील्ड ट्रिप्स कह देते हैं। प्रोजेक्ट मेथड्स हो जाते हैं, या आपके कह दीजिए भ्रमण का, फील्ड ट्रिप्स यानी कि भ्रमण, और आपका एक हो जाता है डेमोन्स्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है, प्रदर्शन मेथड। प्रदर्शन मेथड का, इसमें प्रदर्शन विधि का क्या मतलब है, जब आपको टीचर एक प्रॉपर पीपीटी या प्रॉपर किसी स्क्रीन पे या कुछ भी ऐसा कुछ जो दिखा के समझाया जाए, तो वो है प्रदर्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन, प्रदर्शन और आपको ये भ्रमण, ये समझ में आ गया। एक हो जाता है ग्रुप प्रोजेक्ट्स, जिसमें कि बच्चों को मिलाकर एक छोटा सा ग्रुप तैयार कर दिया जाता है और उससे आपको हेल्प की जाती है, उससे आपको ये समझाया जाता है कि आप अपने साथ मिलकर लोगों के साथ कैसे काम करेंगे, अलग अलग आइडियाज को आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे और अपने आइडियाज को बिना लड़े झगड़े कैसे उनसे मनवाएंगे। ये सब चीजें और हो जाती हैं। ये भी शिक्षण विधि के अंतर्गत ही आते हैं, पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो यूजुअली इनमें से आ जाते हैं। कभी कभी कॉन्ट्रडिक्शन से पूछ लिया जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन के ऊपर ऐसे क्वेश्चन का सीधा डायरेक्ट आपके पास एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो ये आपके थे सारे पॉपुलर टीचिंग मेथड्स, यानी कि गणित शिक्षण की प्रचलित विधियां। अब कल हम बात करेंगे वैन हील के स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्री के बारे में। वैन हीले ने एक प्रॉपर आपको स्टेजेस दिए, चरण दिए हैं कि ज्यामिति में बच्चे की डेवलपमेंट किस प्रकार होती है। क्योंकि ज्यामिति यानी कि रेखा गणित कह लीजिए, जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल छोटेपन से शुरू हो जाता है, जहां हम छोटे बच्चे को शेप्स का ज्ञान देना शुरू करते हैं, और आप 12वीं छोड़िए, जब तक आपके साथ मैथ्स रहता है, आपके साथ ज्योमेट्री रहता है ना, चाहे किसी ना किसी रूप में रहता ही है। तो इसमें जो वैन हील है, उन्होंने एक तरीके से कुछ स्टेजेस बताए हैं बच्चे के, जैसे कि पियाजे ने स्टेज दिए थे, सेंसरी मोटर, कंक्रीट, फॉर्मल वगैरह, तो उसी से रिलेटेड आपके वैन हील ने उसमें स्टेजेस बताए हैं कि किस एज में बच्चा कितना सीख पाएगा। तो कल हम उसी पे बात करेंगे। तब तक आप लोग ये सब पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, अपने पेपर की तैयारी में अच्छे से लगे रहिए, और प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।